दोस्तों, हम इंसानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पेड़ कम होते जा रहे हैं। देखा जाए तो शहरों में हरियाली कम हो रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वैसे हम लोगों को पेड़ों की लकड़ी कई जगहों में काम में आती है, जैसे मकान बनाने में और फर्नीचर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। वैसे जितने पेड़ लगाए नहीं जा रहे उनसे ज़्यादा तो काटे जा रहे हैं, लेकिन अगर पेड़ों को काटे बिना उनसे लकड़ी निकाल ली जा सके तो कैसा रहेगा। आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सोचिए, पेड़ों की संख्या कम ही नहीं होगी और हरियाली बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, जापानी लोग ऐसा ही करते हैं। वे लोग पेड़ों को जड़ से नहीं काटते, बल्कि जापानी की एक ऐसी तकनीक है जिसका नाम है डाइसुगी टेक्निक। इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेड़ों को काटे बिना आप लकड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन नहीं है, पर यही सच है। तो आइए जानते हैं इस टेक्निक के बारे में। तब तक वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जापानी लोग पेड़ काटने की जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, डाइसुगी या 14वीं या 15वीं शताब्दी की तकनीक है। इस तकनीक में पेड़ों को जड़ से नहीं काटा जाता है। इसमें पेड़ों को ऊपर से इस तरह से काटते हैं जिससे पेड़ सूखता नहीं है और उसके ऊपर एक नया पेड़ निकल आता है। इस तकनीक के लगातार बार बार करने से पेड़ के ऊपर कई पेड़ निकलने लगते हैं। अब जब लकड़ी की जरूरत होती है तो ऊपर से इसे काट लिया जाता है। नीचे का पेड़ एकदम सुरक्षित रहता है, इससे पेड़ में कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज जापान में डाइसुगी का उपयोग ज्यादातर बगीचों और बौने पौधे में किया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसे अंकुर की कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया था। जब एक प्रकार की निर्मल सीधी गांठ और गांठ रहित लकड़ी की मांग अधिक थी, क्योंकि देवदार की ऊपरी शूटिंग हर 20 साल में गिर सकती है, जो अन्य किसी तरीके से तुलना बहुत जल्दी है, इसलिए तकनीक को लोकप्रियता बढ़ी है। दोस्तों, 1973 में जापानी वनस्पति प्रसार के एक निबंध में अकादमिक आर्ट डेटा ने डाइसुगी की प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि कैसे एक तने की मूल शाखाओं से भारी अंग छटाई से जीवित रखा जाता है और तने की कटाई के बाद स्टम को बनाए रखा जाता है और कई नए तरीके से प्रकार बेसल शाखाओं में बढ़ते हैं। जापान सोसाइटी ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग के एक अन्य अकादमिक दस्तावेज में कहा गया है कि जमीन से लगभग 0.6 मीटर ऊपर केवल शाखाओं को छोड़कर रोपण में 5 से 6 साल बाद पेड़ों की छटाई की जाती है। इसके ऊपर चड्डी काट दी जाती है और शेष चड्डी से पोलार्ड शूट को बढ़ने दिया जाता है और अंकुरों को चुनिंदा रूप से काटा जाता है और एक मानक आकार का उत्पादन होता है जो निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि परिमाण अक्सर थोड़े अधिक शानदार होते हैं। यही कारण है कि भले ही जापान में लकड़ी के घर की आवास की शैली की मांग समाप्त हो गई हो, लेकिन यह तकनीक सजावटी जापानी उद्योगों में बनी रही है और आज भी कायम है। कुछ लोगों द्वारा और निश्चित रूप से इस तथ्य के स्पष्ट पर्यावरणीय लाभ में भी है कि यह वनों की छटाई के स्तर के बाद बचने में मदद करता है। दोस्तों, जापान अपने वनस्पति और वृक्ष के जीवन की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और जापान में लंबी पैदल यात्रा में अक्सर ऐसे चमत्कारों पर ठोकर खाना शामिल होता है कि अन्य देवदार जोमनसुगी याकुशिमा द्वीप पर सबसे बड़ा और सबसे पुराना पेड़ लगभग 2000 से 7000 साल पुराना माना जाता है। देवदार जापानी संस्कृति और एक विशिष्ट उल्लेखनीय हिस्सा है। दोस्तों, देखा जाए तो जापान एक दिलचस्प देश है। जापान में लोग प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए लगे हुए हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ काफी जरूरी है। इसलिए जापानी लोग पेड़ों को बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस तकनीक में पेड़ों का काफी ध्यान रखना पड़ता है। यह तकनीक थोड़ी महंगी है। इसमें अगर पेड़ों का ध्यान नहीं रखा जाए तो उनके सूखने का खतरा भी होता है। हालांकि इस तकनीक के जरिए पेड़ों को बचाने में मदद मिलती है और हरियाली कम नहीं होती। और दोस्तों, हमारे देश में इंसान काफी भारी कीमत चुका रहा है। उसे प्रदूषण के साथ जीना पड़ रहा है, अनगिनत बीमारियां गले पड़ रही है। लेकिन अब इंसानों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और नए पेड़ लगाकर वह कुदरत का कर्ज उतार सकता है और साथ ही शहरों का प्रदूषण भी कम करने का प्रयास भी किया जा सकता है। सभी शहरों को ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर चुके हैं। अगर अब नहीं सुधरे तो आने वाले समय में भारी प्रदूषण से कोई टेक्निक हमें नहीं बचा पाएगी। इसलिए दोस्तों, सभी पेड़ या पौधे एक समान स्तर पर प्रदूषण खत्म नहीं करते। इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि कहाँ किस स्तर का प्रदूषण है और फिर उसके मुताबिक ही वहाँ पेड़ लगाए जाए। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि पेड़ हवा की गुणवत्ता बेहतर करते हैं, न कि हवा को पूरी तरह साफ करते हैं। हवा स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कार्बन उत्सर्जन कम से कम किया जाए ताकि ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहे। खैर दोस्तों, जापान के डाइसुगी टेक्निक के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है और यह टेक्निक हमारे देश में इस्तेमाल करने से कैसा प्रभाव पड़ेगा,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवार को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।